हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हुआ हूं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट शो जिसमें आप बुक बैंक सीरीज जो है वो कवर कर रहे हैं, या फिर हम इसे कहते हैं पीसीएस बुक बैंक सीरीज। इस क्रम में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि विपिन चंद्रा जी के द्वारा लिखी गई किताब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, ये किताब और उसके जो इंडेक्स पेजेस में दिए हुए जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को हम लगातार कवर कर रहे हैं। और इस भूमिका में हम पहुंच चुके हैं लेसन नंबर 3 में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और उसकी आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा जो है वो किस प्रकार का था। इस क्रम में इस चैप्टर में कई सारे सब टॉपिक्स हैं या सब टाइटल्स हैं, उन सब टाइटल्स को हम लोग कवर करेंगे। और उन सब टाइटल्स में सबसे पहले जो हमारे पास में सब टाइटल है ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का नाम है ये, और इसका जो सबसे पहला सब टाइटल है वो है सरकार का ढांचा। आज भी हम सरकार के ढांचे के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन सरकार के ढांचे के जिस पोर्शन को आज हम टच करने जा रहे हैं उसके ऊपर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू हो उससे पहले ये जान लीजिए कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि भारत में अंग्रेजी राज्यों की आर्थिक नीतियाँ कैसी रही हैं, संपत्ति का दोहन किस प्रकार उन्होंने किया है भारत की, यातायात और संचार के साधनों को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया इस अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और तमाम सारी जो नीतियां ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस के लिए आरोपित की जाती थी उनका क्या प्रभाव था या वे कैसे आरोपित की जा सकी, उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन जारी रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, और इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सभी लोगों ने यदि अगर अभी तक स्टडी आईक्यू के से पब्लिश होने वाली जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी की जो ये बुक है, और इसके अलावा और भी ज्योग्राफी की बुक्स हैं जो इंट्रोड्यूस की जा चुकी हैं, उन बुक्स को अगर अभी तक आपने जो है परचेज़ नहीं किया है तो अतिशीघ्र परचेज़ कर लीजिए। परचेजिंग लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आप डायरेक्टली भी इन दोनों जगहों से फ्लिपकार्ट या अमेजन से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बुक है जो कि डॉक्टर गौरव गर्ग जी के द्वारा रचित है, जो कि MCQ के 1000 ज़बरदस्त क्वेश्चन जो हैं या 1000 प्लस ज़बरदस्त क्वेश्चन जो हैं उनका एक पूरा का पूरा यहाँ पर बंच है। आप आराम से आगामी परीक्षाओं के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि MCQ स्टार्ट करने से पहले आज के MCQs किन चीज़ों पर निर्भर हैं या निर्धारित हैं उनको पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। और ये डिस्कशन भी आप लोगों की तरफ से ही आया था कि सर ऐसा किया करिए, और इसीलिए इस चीज़ को लागू किया गया है। आपके अन्य सुझाव जो लागू किए जा सकते हैं उन्हें ज़रूर पूरा किया जाएगा, बशर्ते आप अपने सुझाव हमें टेलीग्राम या फिर जो भी हमने मेल आईडी बताई है उस पर, या फिर आप चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए, जिससे आप क्या चाहते हैं ये हमें प्राप्त होता रहे। तो आज की शुरुआत इस बात को लेकर के है, मैंने कल के या लास्ट सेशन में मैंने आपको कवर कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि 1757 से लेकर के 1857 तक ब्रिटिश एक्सपेंशन जो इंडिया में हो रहा है वो कैसे हुआ है, किन किन तरहों से हुआ है, उसके पीछे क्या सोच और किस प्रकार के विचार थे ब्रिटिशर्स के, इसके ऊपर डिस्कशन रहा था हमारा। इसी क्रम में मैंने आपको ये भी बताया था कि अंग्रेज जो हैं वो यहाँ से बंगाल से इतनी ज़्यादा लूट खसोट करना शुरू कर देते हैं कि इसका दुष्प्रभाव न सिर्फ बंगाल और बंगाल के निवासियों पर पड़ता है, बल्कि इस दुष्प्रभाव से ब्रिटेन के नागरिक भी प्रभावित हैं। लेकिन दोनों लोगों के जो दुष्प्रभाव हैं वो अलग अलग सिचुएशन के हैं। जैसे कि भारत के जो बंगाल के लोग हैं वो गरीब हो रहे हैं, जबकि ब्रिटेन के जो अमीर घराने के लोग हैं वो इस गरीबी की जो लूटपाट हो रही है उस लूटपाट में अपना अंशदान मांगने के लिए बेकरार हैं, और यहाँ के ब्रिटिश अधिकारियों के बराबर आने की बात सोचना चाहते हैं, या फिर वो नहीं देखना चाहते कि ब्रिटिश अधिकारी उन बड़े पूंजीपतियों या फिर बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं उनके बराबर आएँ। तो यहाँ तक हमने कल आपको बताया था, समझाया था। आज की सिचुएशन ये है कि जो आज के क्लास जो हम करेंगे उसमें सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिशर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो अब वो सारे ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंक्लूड हैं जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के ब्रिटिशर्स हों, या फिर ब्रिटिश पूंजीपति हों, या फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर्स हों। ये सारे मिलाकर के आज के ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, जो आपस में कह सकते हैं कि जो डिस्प्यूटेड मैटर है इनका। और डिस्प्यूटेड मैटर ये है कि हमें भी उतनी हिस्सेदारी चाहिए कि एक ही कंपनी को मोनोपोली दिया गया है भारत में जाकर के व्यापार करने का, तो उस व्यापार में अगर हमारी हिस्सेदारी नहीं हो रही है तो उसके डिविडेंड में एटलीस्ट हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ब्रिटिशर्स, हमको उसमें पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस प्रकार से
पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, पैसे दे करके सीट खरीद रहे थे, ये वहाँ के लोगों के लिए चिंता का विषय हो गया था, वहाँ के इकोनॉमिस्ट्स के लिए भी चिंता का विषय हो गया। इन सब चीज़ों पर अब अंततः ब्रिटिश पार्लियामेंट को ध्यान देना ही पड़ा, और क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को अब ध्यान देना पड़ा है तो कोई ना कोई मिडवे निकाला जाएगा जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी संतुष्ट किया जा सके, साथ ही साथ संतुष्ट किया जा सके ब्रिटिश पूंजीपतियों को और ब्रिटिश पॉलिटिशियंस को भी। इसीलिए जब इन सब चीज़ों पर सदन में चर्चा चलने लगी, मध्यस्थता करते हुए या मध्य का मार्ग निकालते हुए जब कुछ रास्ते निकलने शुरू हुए, तो कंपनी ने निर्धारित किया, तो ये ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित किया कि कंपनी जो है वो जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा उसे ब्रिटिश ट्रेजरी में जमा करना चाहिए। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि आगे चल करके ब्रिटिश कंपनी ने ही ब्रिटिश सरकार से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड का कर्जा मांग लिया, यानी उधार मांग लिया। और जैसे ही ये इतने बड़े अमाउंट का उधार मांगा गया, ब्रिटिश पूंजीपतियों के कान खड़े हो गए कि जब इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, जब लंदन में, जब बंगाल में बैठ करके इतना उनको अर्निंग मिल रहा है, सो क्या ज़रूरत है कि इतने बड़े अमाउंट की इनको नीड पड़ रही है। इसकी जांच पड़ताल की गई और ये पाया गया कि कंपनी के बड़े उच्चाधिकारी जो थे भारत में वो भ्रष्ट हो चुके थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स का। अब ज़रूरत सीधे तौर पर इस बात की पड़ गई कि ब्रिटिश कंपनी को नियंत्रित किया जाए। ब्रिटिश कंपनी को भारत में नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंटरफेयर करना ज़रूरी था, और इसके लिए एक जो इरेगुलरिटी बनी हुई थी यहाँ पर लगातार कंपनी की लूट खसोट की, उसको रेगुलेट करने के लिए 1773 में एक एक्ट बनाया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इस एक्ट के मुताबिक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति हुई, और इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति में जो हेड रहा वो जो हेड था उसे भारत में 3 जो गवर्नर्स थे अलग अलग स्टेट के, जिसमें बंगाल, मद्रास और बंबई शामिल था, इन तीनों को एक करके सभी का एक गवर्नर जनरल बनाया गया, और वो गवर्नर जनरल हुआ बंगाल का गवर्नर जनरल। और वो बंगाल का गवर्नर जनरल कोई और नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस रेगुलेटिंग एक्ट में कई सारी कमियां ढूंढ ली और एज इट इज लूट खसोट जारी रखी। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट में यह कहा गया था कि कंपनी का कोई भी कार्य जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी निगरानी में होगा, उनकी सहमति से होगा या उनसे चर्चा करने के पश्चात होगा। इसके अलावा इसी एक्ट के द्वारा भारत में आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, पर यहाँ पर ये हिस्ट्री का पॉइंट नहीं है, इसको आप पॉलिटी में पढ़िएगा। इसके अलावा ये भी निर्धारित किया गया कि कंपनी जो है वो भारतीय लोगों से जो कह सकते हैं कि गिफ्ट के नाम पर जो लिया करते थे, गिफ्ट वगैरह जो लिया करते थे भारतीय नवाबों से और तमाम सारे पूंजीपतियों से, वो सब लेना बंद कर दे। सो जो भी हो, इन सब माध्यम से कंपनी जो है वो सीधे तौर से कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंटरफियर होना शुरू हो गया या उसमें पार्टिसिपेशन उनका शुरू हो गया। लेकिन कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने लूप होल्स खोज लिए। जैसे कि कंपनी में जो मेंबर्स आए थे, जो काउंसिल बनाई गई थी, उस काउंसिल में 3 सदस्य ऐसे थे जो कंपनी के कार्यों के बहुत अच्छी तरीके से विदित नहीं थे, जिसका जम करके वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत फायदा उठाया। साथ ही साथ कोर्ट जो स्टैब्लिश की गई थी कलकत्ता में, वो भी कोई बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये निर्धारित नहीं था कि भारत में जो कोर्ट्स है, जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की जा रही है, उसमें जो कानून लागू होंगे वो कौन से होंगे, लोकल जो कानून है भारतीय राजाओं के या फिर ब्रिटिशर्स के। इन सब चीज़ों का उसने काफ़ी दोहन किया और इसीलिए ज़रूरत पड़ गई कि इस पर्टिकुलर जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, इसको रिवाइज किया जाए। रिवाइज करने के क्रम में, यानी कि इसको सुधारे जाने के क्रम में, ब्रिटेन में तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट के द्वारा और उनके जो अधिकारीगण थे उनके द्वारा एक एक्ट बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। और क्योंकि ये पिट के नेतृत्व में बनाया गया था, इसलिए इसे बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट, अर्थात पिट का इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में भारत में लागू हुआ। इस एक्ट के द्वारा ये जानकारी दी गई कि एक नया, कह सकते हैं कि प्रशासनिक इकाई बनाई जाएगी, जिसे बोला जाएगा कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि 1773 के एक्ट के द्वारा बनाए गए थे, वो काम करेंगे और 3 मेंबर्स की एक काउंसिल रहेगी, जिसमें एक मेंबर जो है वो गवर्नर जनरल ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सदस्यों में से कोई एक भी सदस्य यदि अगर हामी भर देता है किसी काम के लिए, सहमति प्रकट कर देता है गवर्नर जनरल के साथ में,
तो फिर उसे मान लिया जाएगा, क्योंकि एक तो गवर्नर जनरल स्वयं ही है और उसके पक्ष में अगर किसी ने बोल दिया तो 2 हो गए, बहुमत होने के लिए 2 का ही जरूरत था। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं किसी एक सदस्य ने भी हाँ कर दिया तो काम बन जाता था। इसके अलावा कंपनी के तमाम सारे कामों को नियंत्रित करने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया और हालांकि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ वो अंततः सफल हुआ और उसने भारत में प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रण करने में पूर्ण भूमिका निभाई। और अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह सोचा कि पिछली जो गलतियां हुई हैं वो ना हो, इसलिए 1784 के एक्ट लागू होने के पश्चात 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो कंपनी में सुधार लाए गए वो सुधार बने रहें और उसमें तमाम प्रकार के अपडेशंस होते रहें, इसलिए टाइम टू टाइम चार्टर एक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए। इन चार्टर एक्ट्स में के आने से पहले 1786 में 1786 में अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बहुत सारे राइट्स भी दिए गए। फिर 1793 की बात आती है, कंपनी के मोनोपोली राइट्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए। हालांकि कंपनी के मोनोपोली राइट्स को 1784 के एक्ट में भी कंटिन्यू रखा गया था, लेकिन उस समय यह शर्त रखी गई थी कि आपके मोनोपोली राइट्स जो हैं, ट्रेड से रिलेटेड मोनोपोलीज हैं, वो आपको दिए जाएंगे, किंतु आपको ब्रिटिश पूंजीपतियों के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा और ब्रिटिश नागरिकों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस शर्त में यह चीज भी शामिल थी 1784 में। वापस आते हैं वहीं पर 1793 के एक्ट में जब 20 साल का मोनोपोली राइट और बढ़ा दिया गया तो इसमें यह भी अधिकार शामिल रहा कि कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार कंपनी के पास ही रहेगा, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर दूसरे लोग इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया कंपनी के राइट्स कम करे जाने शुरू कर दिए गए। 1793 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया, इसमें कंपनी के मोनोपोली राइट्स में कटौती की गई और सिर्फ भारत में होने वाले व्यापार और चीन से होने वाले व्यापार, भारत में जो व्यापार है, भारत और चीन का जो व्यापार है उसमें भारतीय चाय इंक्लूड है और चीन के साथ जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं उसका व्यापार इंक्लूड है। इन दोनों ट्रेड्स को छोड़ करके बाकी सारे ट्रेड मोनोपोलीज इनके खत्म कर दिए गए। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी ब्रिटेन से दूसरी कंपनियां इन 2 चीज़ों को छोड़ करके बाकी जगहों पर व्यापार कर सकती थी। और ये 2 चीज़ें क्या थीं? भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ जिस भी प्रकार का व्यापार हो रहा है वो सब। अगला चार्टर 20 साल बाद आया 1833 में और उस चार्टर एक्ट में जो बचे कुचे राइट्स थे कंपनी के वो भी उनसे ले लिए गए और अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ साथ दूसरी कंपनीज भी पूरी तरीके से भारत में व्यापार कर सकती थीं। तो ये आज के जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसका सार है और इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए तैयार होंगे शायद आप सब लोग, और आशा करते हैं ये जो नया चेंजेस हम लोग लेकर के आए हैं जिसमें आपको पहले समरी दे दी जाती है और फिर डेप्थ इन नॉलेज आपको एमसीक्यू के माध्यम से दी जाती है। आई होप कि यू ऑल आर एंजॉइंग वेरी वेल एंड गुड। और आफ्टर ऑल आपकी जो ये बुक है वो बहुत ही कह सकते हैं कि जो भी पीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है और खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो थोड़ी सी हिस्ट्री पहले से जानते हैं। और अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पहले से जानेंगे तो इस बुक को पढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्न में से किस कानून के बल पर ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा उनके प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था? अब इस मुद्दे पर आपको एक चीज अंडरलाइन करनी चाहिए, ऐसे प्रश्नों पर जल्दीबाजी ना करें। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ईमानदारी से सभी लोग, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने % लोग हैं जो इस क्वेश्चन में गलती कर बैठेंगे। तो वो गलती करिए, मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों से गलती हो रही। गलती करना अच्छी बात है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस कानून के बल पर, ऐसा कौन सा एक्ट था, ऐसा कौन सा लॉ था जिसके बल पर ब्रिटिश सरकार का मतलब ब्रिटेन की सरकार की बात हो गई, भारत में नहीं, ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों में, कंपनी का मतलब हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी तथा उसके प्रशासन पर यानी कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में हो रहा है, कई अलग अलग तरीके की चीजें छुपी हुई, पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। ऐसा कौन सा एक्ट था? क्या ये एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, या फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट था, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट था, या फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, जो कि 1784 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसके माध्यम से पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ था। आप कहेंगे सर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, बट दैट एक्ट वाज फेल्ड टोटली।
वो नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका था, नियंत्रण स्थापित करने आया था पर कर नहीं सका था। इसलिए इस क्वेश्चन में गलती होने की संभावना अधिक है। इसलिए ध्यानपूर्वक ऐसे प्रश्नों को आप जरूर पढ़ा करिए। क्वेश्चन छोटा जरूर है लेकिन खोटा है थोड़ा, ठीक है, इसलिए इसका ध्यान जरूर रखें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कुछ वैसी चीज समझाने वाली नहीं थी, मैंने आपको बता ही दिया था सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछा जा रहा है, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाई गई? और मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न में भी सभी व्यूअर्स पार्टिसिपेट करें। बाकी प्रश्न का आप आंसर दीजिएगा नहीं दीजिएगा, लेकिन इन 2 क्वेश्चंस के आंसर मैं चाहता हूं कि आप जरूर दें, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आसान भाषा में गलती करा सकते हैं आपसे। ठीक है, पूछा गया किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर, यानी कि उसकी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसको निगरानी में लाए। निगरानी का लाने का मतलब नहीं है कि कंट्रोल में हो गया, जबकि पिछला क्वेश्चन पूछ रहा था कि किसने पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया, हु हैज कंट्रोल ओवर ऑल दिस सिचुएशंस। तो जब कंट्रोल करने की बात आएंगे, द एक्ट इज 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। बट निगरानी में लाने की जब बात करी जाएगी, जब इस चीज के बारे में पूछा जाए कि अंडर सुपरविजन अगर ला रहे हैं आप, तो वो है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये वो एक्ट है जिसके द्वारा कंपनी की जो हरकतें हैं वो नजर में रखी जानी शुरू कर दी गई। ठीक है, अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बाकी 1833 का चार्टर, 1813 के चार्टर में थोड़ी थोड़ी बातें मैंने अभी आपको बताई, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी उन पर जब हम चर्चा करेंगे तो इसकी डेप्थ नॉलेज वहां पर लेंगे। राइट, दीज आर द चार्टर एक्ट्स। चार्टर एक्ट्स तब आने शुरू हुए जब ईस्ट इंडिया कंपनी के को कंट्रोल में करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट सफलतापूर्वक लागू हो गया। अब क्योंकि कंपनी वाणिज्यिक काम करती थी, इसलिए उसको नियंत्रित करने के लिए चार्टर एक्ट्स लाए गए, और जब तक कंपनी भारत में रहेगी तब तक चार्टर एक्ट्स आते रहेंगे। चार्टर एक्ट के क्रम में 1793 ये पहला चार्टर है, इसके 20 साल बाद 1813 में अगला चार्टर आएगा, इसके फिर 20 साल बाद 1833 में अगला चार्टर आएगा, और इसके फिर 20 साल बाद 1853 में लास्ट चार्टर आएगा। अगला चार्टर 1857 में 1883 में, माफ कीजिएगा, 1873 में आ सकता था, लेकिन वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये लास्ट चार्टर है, और इसके बाद 1857 की क्रांति हो जाएगी, और इस क्रांति के बाद कंपनी का समापन हो जाएगा। तो कंपनी जब तक रह रही है तब तक कंपनी के लिए चार्टर एक्ट्स आएंगे, और इन चार्टर एक्ट्स की डिटेल नॉलेज आपको पॉलिटी सेक्शन में देखने को मिलेगी, क्योंकि हम जब हिस्ट्री कवर कर रहे हैं तो उन रेगुलेशंस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को हम लोग डिटेल करेंगे। जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स को डिटेल कर रहे होंगे। सो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट व्यवहार में बेकार ही सिद्ध हुआ, इसके क्या परिणाम हुए? रेगुलेटिंग एक्ट व्यवहार में बेकार ही सिद्ध हुआ, अर्थात आपको मालूम है कि रेगुलेटिंग एक्ट किसी काम का नहीं रहा। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट किसी काम का नहीं रहा तो उसके बेकाम होने के क्या परिणाम हुए, यानी कि क्या उसके दुष्परिणाम निकले? इसके कारण ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर प्रभावी और निर्णायक नियंत्रण नहीं मिल पाया। बिल्कुल सही बात है ये लिखी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रभावी नियंत्रण नहीं मिल पाया। अगर मिल ही पाता तो फिर हम ये कहते कि प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने वाला जो एक्ट था वो 1784 का नहीं 1773 का था। दूसरा, यह एक्ट कंपनी और उसके शक्तिशाली और मुखर होते जा रहे विरोधियों के झगड़े को नहीं सुलझा सका। और ये उन विरोधियों की बात हो रही है जो ब्रिटिश विरोधी हैं, ये भारत के विरोधियों की बात नहीं हो रही है। ये उन विरोधियों की बात हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मोनोपोली राइट्स मिल रहे हैं, तो ऐसे में तो एक वर्ग संपन्न होता चला जा रहा है जो दूसरे वर्ग के ऊपर अपना प्रभाव जमा लेगा, और दूसरा वर्ग इसका लगातार विरोध कर रहा था, और उस विरोध के कारण जो झगड़े आ रहे थे वो झगड़े समाप्त नहीं हो पाए, क्योंकि इन्होंने कंट्रोल करने की बात करी थी इस एक्ट से, बट ये एक्ट उतना प्रभावी हुआ ही नहीं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 2 ऑप्शंस तो आपके सही हो गए। कंपनी लगातार अपने शत्रुओं के हमलों का निशाना बनी रही। ठीक है, कंपनी लगातार अपने शत्रुओं के हमलों का निशाना, शत्रुओं का मतलब यही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी को ही एक दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। सो नो डाउटली ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हैं तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, पिट के इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव करें।
यानी आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो सही ऑप्शन हो। और संदर्भ में ध्यान क्या रखना है? संदर्भ में ध्यान रखना है पिट का इंडिया एक्ट, और ये कब आया है? 1784 में। इस एक्ट के नियमों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहला, इस एक्ट के द्वारा भारतीय मामलों की देखरेख के लिए 6 कमिश्नर नियुक्त किए गए। देखिए भाई, जब ये कंपनी के ऊपर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जब पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया तो 6 कमिश्नरों का एक दल यहां पर आया, और 6 कमिश्नरों के जो दल यहां पर भारत में आए, इसी दल को बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ये कंट्रोल करने आए थे। ये बोर्ड मेंबर्स थे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाने गए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही बात है। इसमें 6 कमिश्नर थे, इसमें 6 कमिश्नरों की नियुक्ति हुई, ये बात बिल्कुल सही है। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यही इसी को कहा जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जैसे ही बात हुई है यहां पर, तो आप ध्यान रखिए 1773 में स्टैब्लिश हुआ है 1773 वाला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि 1784 में स्टैब्लिश हो रहा है, पृथक पृथक कार्य करेंगे, ऐसा कहा गया है। मतलब इनका अलग तरीके से काम होगा, इनका अलग तरीके से काम होगा। तो ऐसा नहीं था, ऐसा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत काम करेंगे, यानी कि इनकी निगरानी में कार्य करेंगे और इनकी सहमति से कार्य करेंगे। हालांकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं उनकी संख्या घटा के 3 कर दी गई थी, 4 की बजाय, पहले 4 थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें जो है पृथक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पृथक पृथक कार्य करेंगे। जी नहीं, ये एक साथ काम करेंगे, बल्कि इनके अंडर में ये काम करेगा। अगला है, भारत के शासन को गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल, तो भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यीय काउंसिल को दे दिया गया। 3 सदस्यीय काउंसिल, एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 3 सदस्य थे, जो कि 1773 में 4 सदस्य का था। इसके तहत गवर्नर जनरल के सभी 3 सदस्यों से सहमत होना जरूरी था। नहीं जी, ये भी गलत बात है। सभी 3 सदस्यों से सहमत होना जरूरी नहीं था, केवल एक से सहमत हो जाएगा तो काम बन जाएगा। केवल एक सदस्य थे, क्योंकि एक सदस्य तो गवर्नर जनरल खुद ही था। भाई 3 सदस्य हैं, 3 सदस्यों में कोई बात कब पारित होगी? जब इसमें बहुमत हो। अब एक तो इसमें गवर्नर जनरल खुद ही है, तो इसकी जो बात है वो तो बात अपने लिए तो सही मानेगा ही, और इन दोनों में से किसी एक ने भी गवर्नर जनरल का साथ दे दिया तो वो नियम लागू हो जाएगा। तो ये बात थी, ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों सदस्यों का सहमत होना जरूरी हो। तो ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है सही विकल्प। तो सही विकल्प तो पहला वाला वैसे ही मिल गया है हमको, आगे तो जांच करने की जरूरत ही नहीं। आगे लिखा है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया। नहीं, कंपनी का कोई व्यापारिक एकाधिकार नहीं छीना गया, बल्कि इसके व्यापारिक एकाधिकार को कायम रखा गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कंपनी के जो अधिकारी हैं, कंपनी के जो अधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति का अधिकार, इनकी नियुक्ति का अधिकार ये भी किसके पास रहेगा? इनकी नियुक्ति का अधिकार भी कंपनी के पास ही रहेगा। इसमें इंटरफियर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस नियुक्ति वाले ऑप्शन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी। तो ये इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न है हमारे लिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। पिट्स इंडिया एक्ट के प्रभावी होने से कंपनी के प्रशासन में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले? यानी कि एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है पिट्स इंडिया कंपनी के क्या प्रावधान थे जिससे कंपनी में सुधार आया। पहला ये कि भारतीय साम्राज्य की शांति, सुरक्षा या हितों के प्रश्नों पर काउंसिल की राय ठुकराने का गवर्नर जनरल को अधिकार प्राप्त हुआ। बिल्कुल ये बात हो गया था, गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि भारत की शांति एवं सुरक्षा के लिए अगर कोई प्रश्न उठ रहा है, कोई क्वेश्चन उठ रहा है और उस पर काउंसिल की राय अगर कोई आई है, तो उस काउंसिल की राय के विपरीत भी डिसीजन ले सकता था। कौन? गवर्नर जनरल। काउंसिल कौन है? वो जो मैंने आपको बताई थी 3 सदस्यों की जो काउंसिल है। बेसिकली ये सब चीजें इसलिए करी जा रही थी कि बहुत दूर बैठे हुए थे प्रशासनिक अधिकारी, तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं इन पर विश्वास उन्हें थोड़ा ज्यादा रखना था, तभी इजीली जो सिचुएशन है वो टैकल की जा सकती थी। वो सर्कमस्टांसेस ब्रिटेन से बैठ करके नहीं अंडरस्टूड हो पा रहे थे जो भारत में उस समय घटित हो रहे थे। इसलिए गवर्नर जनरल को थोड़े से राइट्स ज्यादा दिए गए थे
बल्कि उसको नियंत्रित करने के लिए काउंसिल्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह थे, बावजूद इसके भी उसके राइट्स थोड़े ज्यादा थे। 1813 के चार्टर के अनुसार कंपनी का चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। 1813 के चार्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के प्रभावी हो जाने के कारण ही लागू हुआ है। अगर आप इसे इस तरीके से देखने का प्रयास कर रहे हैं कि सर ये तो अलग बात है, वो अलग बात है, तो पिट्स इंडिया एक्ट अगर सक्सेसफुली लागू नहीं हुआ होता या उसके परिणाम स्वरूप अगर आगे के चार्टर्स नहीं आए होते तो ये प्रश्न नहीं बन पाता। तो ये इसी से ही जोड़ के देखा जाना चाहिए। और अब हमें ये देखना है कि 1800 चार्टर के एक्ट के बारे में जो ये पॉइंट लिखा है कि कंपनी का चाय का व्यापार और चीन के साथ, चाय का व्यापार ये भारतीय व्यापार है, ये भारतीय चाय है, इंडियन टी, ठीक है, भारतीय चाय के बहुत बड़े व्यापारी थे ये ब्रिटिशर्स, और चीन के साथ जो अफीम वगैरह का व्यापार बहुत करते थे, ओपियम का व्यापार करते थे। तो ये सारे जो व्यापार हैं ये इनके कंटिन्यू रहेंगे। इनको छोड़ करके बाकी सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए। क्या 1813 के चार्टर में ऐसा हुआ? जी हां, ऐसा बिल्कुल हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। 1833 में कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए, यानी ये वाला जो मोनोपोली राइट अभी बचा हुआ था ये भी समाप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं पहला वाला ऑप्शन भी सही है, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो भी सही है, और तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस पर्टिकुलर आंसर के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। फिर से बात करी जा रही है 1813 के चार्टर के लिए। 1813 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में एक कथन तो मैंने अभी पीछे आपको बताया, अन्य संबंध भी देखिए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है, जो सही नहीं है 1813 के संबंध में। पहला, भारतीय चाय और चीन के साथ व्यापार का एकमात्र व्यापारिक अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। भाई 1813 के चार्टर में एकमात्र व्यापारिक अधिकार यही रह गया था, वो समाप्त नहीं हुआ था, यही रह गया था। और इसका समापन जो है ये स्टेटमेंट 1833 के चार्टर के लिए सही है, 1813 के चार्टर के लिए सही नहीं है। इसका मतलब यही गलत है। और पूछा क्या गया? असत्य कथन। तो आंसर तो हमारा आ गया, ये कुछ गलत लिख गया क्या इसमें? भारतीय चाय और चीन के साथ व्यापार का एकमात्र व्यापारिक अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। नहीं, तो ये तो असत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा गलत है। कंपनी के समस्त ऋण भी भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए। यहां पे भारत सरकार मतलब भारत का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट तो है नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भारत में पूंजी है इसका, उसी को बोला जा रहा है। तो कंपनी के समस्त ऋण उसने ले लिए थे, ये बात तो सही है। 1813 में ये भी हुआ था। कंपनी को अपने सभी शेयर होल्डरों को उनकी पूंजी पर 10.5% का लाभांश देना कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं रहा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। अब यहां पर देखा जाए तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूरी तरीके से, मतलब मैं क्वेश्चन छांटता हूं उसमें से और उसकी जो लाइन बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बट आपको क्वेश्चन सही समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक मैनुअल मिस्टेक है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टूड करेंगे और इसको हम अगली क्लास में सही कर देंगे। यहां पर भी सही किया जा सकता है। देखिए ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है इन रिस्पेक्ट ऑफ 1813। 1813 में ये जो स्टेटमेंट है वो क्यों गलत है? क्योंकि 1833 के चार्टर में सही है। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो भी यहां पर पूंजी लगाई गई थी शेयर होल्डर्स के द्वारा, उस पे जो लाभांश होना था, उस लाभांश को 10.5% लाभांश देना तय कर दिया गया था, ये जरूरी कर दिया गया था। और जो भी आपके शेयर होल्डर्स होंगे, आप एज अ कंपनी उनको ये देंगे। तभी तो जो पूंजीपति, अब वो पूंजीपति क्या करते थे, जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे ना, उन डिस्प्यूटर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी में शेयर्स ले लिए। आप मोनोपोली तो कंपनी के पास में है, ये व्यापार करने नहीं आ पा रहे, तो इन्होंने इस कंपनी के शेयर्स ले लिए और शेयर्स के थ्रू डिविडेंड कमाना शुरू कर दिया। तो ये जरूरी हो गया कि डिविडेंड उनको मिले ना, तभी तो काम चलेगा। तो यहां पे कहा गया ये अनिवार्य नहीं रहा, पर यहां नहीं की जगह ये रहा अगर कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा, और इस मायने में ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कड़े नियंत्रण में रहकर भारत में कंपनी सरकार चलाती रही, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट सही है, और तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो सकता है यदि अगर हम यहां से नहीं शब्द हटा दें, तो तीसरा भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा, ऐसे करके सही हो जाएगा।
ठीक है, और इस सिचुएशन में हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम दूसरा काम ये कर दें कि भारतीय चाय और चीन के साथ व्यापार का एकमात्र व्यापारिक एक अधिकार समाप्त नहीं कर दिया गया, जारी रखा गया। अगर यहां समाप्त कर की जगह हम लिख दें कि जारी रखा गया, तो हमारा ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा, और सी उस सिचुएशन में गलत हो जाएगा जब हम यहां नहीं लिखा रहने दें, और तब हमारे यहां से आंसर मैच हो जाएगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। इतना टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, आप उसको मैनेज करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पर। भारत में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सरकार की ओर से सर्वोच्च अधिकार दे दिए गए। इज इट ट्रू? यस, डेफिनेटली। भारत में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सरकार की ओर से सर्वोच्च अधिकार दे दिए गए थे। सारे सर्वोच्च अधिकार दे दिए गए थे। सरकार का यह मानना था, क्यों दे दिए गए थे, कारण लिखा है। सरकार का यह मानना था कि भारत का रोजमर्रा का प्रशासन 6000 मील दूर रहकर नहीं चलाया जा सकता और ना ही उस पर निगरानी रखी जा सकती है। यह फैक्ट भी सही था, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसीलिए बताया कि गवर्नर जनरल को पावर थोड़ी ज्यादा इसीलिए दी गई थी, और इसीलिए वो गवर्नर जनरल काउंसिल की दी गई राय को भी नेग्लेक्ट कर सकता था, क्योंकि ये जानता है कि सिचुएशन यहाँ क्या। अगर यही चीज वहां से मैनेज करनी होती तो फिर सिचुएशन फिर बिगड़ सकती थी, कंपनी इनके हाथ से निकल सकती थी। सो यहां पर आप देखेंगे कथन और कारण जो है बिल्कुल सही हैं, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए में जो बात लिखी है ये बिल्कुल सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, एक और कथन कारण। किसी देश की प्रशासन प्रणाली का प्रमुख कार्य यह होता है कि वह उसके शासकों के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। स्पष्टतः यहां पर एक बात लिखी गई है कि एक ओपिनियन है या एक बात बताई गई, और ये ओपिनियन जो है, जो ये किताब है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, एज इट इज स्टेटमेंट मैंने लिखा है, जिससे कि उसमें शब्दों में हेराफेरी ना हो, आपको चीजें समझ में आ सके। किसी देश की प्रशासन प्रणाली का प्रमुख कार्य यह होता है कि वह उसके शासकों के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। डेफिनेटली ये सही बात है। इसका कारण, अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य यह था कि कंपनी से लेकर लंकाशायर जो है ये ब्रिटेन में एक जगह है जो जहां पर बड़े पूंजीपति रहा करते थे। बहुत अब कह सकते हैं कि सिटी बहुत पावर्ड सिटी है ये। तो लंकाशायर के उद्योगपतियों तक ब्रिटेन को लाभ के लिए भारत का आर्थिक रूप से शोषण कर सकें। देखिए, स्टेटमेंट तो ये भी सही है कि लक्ष्य जो था वो यही था। अंग्रेजों का प्रमुख लक्ष्य जो था वो क्या था? यह था कि कंपनी से लेकर के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारी एक तरफ, और ब्रिटेन के जो अधिकारी थे, ब्रिटेन के व्यापारी या पूंजीपति, इन्हीं का तो आपस में डिस्प्यूट चल रहा था कि भाई तुम कमा रहे हो, हमें नहीं मिल रहा, ऐसे यही तो डिस्प्यूट चल रहा था। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये हैं क्या? दोनों, ये ओवरऑल दोनों ब्रिटिशर हैं, ये ब्रिटिश हैं। तो कंपनी के बारे में यही कहा जा रहा है कि ब्रिटिशर्स का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक को नहीं सबको लाभ मिले, और उसके लिए जितना शोषण किया जा सके भारत का करो। शोषण करने की दिक्कत नहीं है। बंगाल में लूट खसोट होने से कंपनी ने बहुत लूट खसोट करी, तो कंपनी को नियंत्रण करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये सुनकर के इंडियंस को ऐसा लगता है कि अच्छा उसमें थोड़ा बंगाल को रिलीफ मिल रहा है। नहीं, गलतफहमी में है आप। ये अनियंत्रित व्यवस्था नहीं सही करना चाह रहे हैं वो कि वो बंगाल को लूट क्यों रहे हैं, बल्कि ये अनियंत्रित व्यवस्था सही करने आ रहे हैं कि वो लूटा हुआ माल अपने ही पास क्यों रख रहे हैं, हमें भी तो दें। ये चीज को नियंत्रण करने के लिए सब काम हो रहा था। अगर आपने हिस्ट्री में ये सोच करके काम किया है या पढ़ा है कि पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार लाए गए इसलिए कि बंगाल की दशा सही हो जाए, भारत के भारतीयों की दशा सही हो जाए, तो ये गलत है। तो यहां पे जो पॉइंट है कि ब्रिटिशर्स का ये उद्देश्य है, ये बिल्कुल सही उद्देश्य लिखा है, लेकिन उसके लिए जो कथन दिया गया, कथन जो है उस कारण से ये काम ये कर रहे थे, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये एक अलग मायने दे रहा है, इसमें नेशनलिटी दिख रही है, इसमें राष्ट्रीयता दिख रही है। राष्ट्रीयता अलग चीज है और ये राष्ट्रीयता एक अलग मायने है। मतलब अगर हम कहें, आपसे ही कहें, आप इंडियन हैं, अगर हम कहें कि हमें पाकिस्तान को लूट लेना चाहिए और उससे लूटा हुआ जो धन है
वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए इंडियंस में। आपको भी लगेगा कि ये सही स्टेटमेंट नहीं है सर, ये सही स्टेटमेंट है क्या? नहीं ना। लेकिन जबकि हम एक रूलर हों, एक शासक हों, तो मेरे राज्य में जो काम किया जा रहा है वो मेरे द्वारा किए गए काम की मेरे सभी लोग सहायता करने चाहिए। ये पहला स्टेटमेंट है। लेकिन इस स्टेटमेंट का ये मायने नहीं है कि आप किसी देश को लूट लें। आप इंडिया में जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें सबका बराबर योगदान रखिए ना। बात समझ में आ रही है? तो दोनों ही चीजें सही हैं अलग अलग जगहों पर। ऑप्शन नंबर कथन ए और उसका जो कारण आर है, ये दोनों सही हैं, पर ए और आर में जो व्याख्या सही एक दूसरे की हो रही है वो सही नहीं हो पा रही है, यानी एक दूसरे को वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अलग अलग तो सही हैं, लेकिन आर में लिखा गया बात ए को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के जो ये सीरीज था उसमें जो प्रश्नों की संख्या निर्धारित थी और जो प्रश्न मैंने आपको व्याख्यात किए, इन सबको आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। और इसके बाद जब आप बुक पढ़ोगे तो आपके मन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बावजूद भी यदि अगर किसी प्रकार के डाउट्स रहें तो आप हमें टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, और जितने भी ये लेक्चर्स इनकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसके अलावा आप हमें virat.dube@studiiq.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अपने SDM बनने का सपना ज़रूर पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।